हेलो डियर लर्नर्स, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास बहुत ही छोटी और क्रिस्प होने वाली है। आज हम लोग मैजिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जिसको मैंने कभी अंग्रेजी सीखने के दौरान पहली बार जिससे शुरुआत मैंने करी थी। बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर है और अपने साथ वो लगभग हर तरह के सेंटेंस को समाया हुआ है और WH क्वेश्चन में भी बहुत सारे छोटे-छोटे नुआंसेस होते हैं, उनको भी वो मतलब अपने साथ समेटे हुए है। खैर, मैं ये बात कर रहा था कि जैसे हमारी लर्निंग चल रही है, जैसे आप लोग वो मतलब शानदार तरीके से लर्न कर रहे हैं और जैसे आपने हेल्पिंग वर्ब के मैकेनिज़्म को सीखा, ये हेल्पिंग वर्ब के मैकेनिज़्म को सीखना अपने आप में आपको अंग्रेजी को कहाँ से कहाँ ले जा रहा है। मतलब आप देखिए, आप थोड़ा-सा एक बार के लिए सोचिए कि आप जैसे टेंस पढ़े हैं कभी, अब आप हेल्पिंग वर्ब पढ़ने के बाद आप टेंस को एक नज़र से देखिए। आपको लगेगा कि हाँ भैया, आप सच कह रहे हैं कि टेंस इतना खतरनाक तरीके से आपको बताया गया, जबकि वो कुछ भी नहीं था। टेंस का एक्चुअल मतलब उन लोगों ने कभी आपको पढ़ाया नहीं, क्योंकि टेंस कहाँ इस्तेमाल होता है, केवल स्ट्रक्चर में ता, है, ये दुनिया भर की चीज़ें पढ़ा दी और वो स्ट्रक्चर डिड नॉट, हैव नॉट, हैज़ नॉट पढ़ा के दिमाग आपका ख़राब कर दिया, तो फिर आपने कुछ सीखा नहीं। कई बार मुझे ऐसा मतलब पर्सनली ऐसा लगता है कि अंग्रेजी पढ़ाने के तरीके में ही ऐसी समस्या है, ताकि बच्चे अंग्रेजी से दूर भागते रहे हैं और हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या अंग्रेजी ही है। और आप देखेंगे कि आपके करियर की सफलता भी इसी बात से निर्भर करती है कि आप अंग्रेजी को कितना अच्छे तरीके से समझ पाते हैं और सीख पाते हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग मैजिकल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं एक सेंटेंस लूँगा। अच्छा, मैं पहले बता दूँ कि हम लोग कर क्या रहे हैं। 1 मिनट। हाँ जी, ठीक है। चलिए, मैजिकल स्ट्रक्चर आज हम लोग यहीं पढ़ेंगे। मैजिकल स्ट्रक्चर। अच्छा, ये मैजिकल मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये अपने साथ लगभग 5 तरह के सेंटेंस को अपने साथ इकट्ठा कर लेता है। पहला, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव, जो पॉजिटिव सेंटेंसेज होती हैं। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं एक लड़का हूँ, अब ये पॉजिटिव है, मैं एक लड़का नहीं हूँ, ये निगेटिव है। तो कह रहा है कि अफर्मेटिव भी इसमें होगा, निगेटिव भी इसमें होगा, ठीक है। यस नो क्वेश्चन भी होंगे इसमें, यस नो क्वेश्चन भी, WH क्वेश्चन भी होंगे और इसके साथ साथ इंटेरोगेटिव निगेटिव, मतलब इंटेरोगेटिव के साथ जो निगेटिव आता है वो भी होगा। ये पांचों तरह की चीज़ें, इसके साथ साथ WH को बनाने में जो छोटी बड़ी नुआंसेज आती हैं, जो छोटी बड़ी मतलब बारीक सी कुछ जानकारियाँ होती है, वो भी इसमें शामिल है। जो बारीक से अंतर होते हैं वो भी इसमें शामिल है। ये इतना शानदार स्ट्रक्चर है कि अगर इस पे आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपकी ट्रांसलेशन बनाने का, ट्रांसलेशन को समझने का जो तरीका है, वो बहुत ही ड्रास्टिक वे से इम्प्रूव होगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग इस पे करेंगे कैसे। तो टू बी, जो ये वर्ब है, इसके तीनों फॉर्म को हम लोग प्रैक्टिस में लाएंगे। जैसे पहला है इज, एम, आर। दूसरा है वॉज और वर, इसको भी हम लोग प्रैक्टिस में लाएंगे। और तीसरा है हमारा शैल बी और विल बी। क्लियर। अब आते हैं हम टू हैव। टू हैव, इसके भी 3 फॉर्म को हम लोग प्रैक्टिस में लाएंगे। पहला है हैज और हैव, दूसरा है हैड और तीसरा है शैल हैव और विल हैव। देखिए, इस सप्ताह हमने पूरा का पूरा हालांकि एक दिन तो हमने क्लासेस करी नहीं, लेकिन बाकी जितने दिन हमने क्लासेस करी वो सारा का सारा हम लोगों ने केवल फोकस किया ट्रांसलेशन पे। अब समस्या ये हो रही है कि इस वीक हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम ट्रांसलेशन के बेसिक को आपको सिखा पाएँ और अगले पूरे वीक को डेडिकेट कर दें ग्रामर में। तो हम लोग अगले पूरे वीक हम लोग ग्रामर पढ़ने वाले हैं। तो हम इसी वीक हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगले पूरे वीक के लिए ट्रांसलेशन के क्या होमवर्क होंगे। जैसे मान लीजिए कि आज 25 है, 25 से लेके अगले 4 जुलाई तक, है ना, 4 जुलाई को अगला सैटरडे हो रहा है, ठीक है। इस समय तक हम लोग टू बी की प्रैक्टिस करेंगे और 6 जुलाई से आगे जो हमारा वीक जाएगा उसमें हम टू हैव को पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखिए, मैं बार बार क्यों बोलता हूँ कि आप होमवर्क सबमिट करिए, पहले समझने की कोशिश करिए, ठीक है। कि इंग्लिश जो है ना, आपको लग रहा है कि इतनी मुश्किल चीज़ें हैं नहीं।
हम लोग कुछ अलग तरीके से सीख रहे हैं, बहुत ही साइंटिफिक लॉजिकल अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब आपको एक बार ऐसा अंग्रेजी पढ़ने सीखने का मौका मिल रहा है, तो अगर उसमें भी आप होमवर्क नहीं करेंगे, तो आप बढ़िया से आउटपुट लेके नहीं जाएँगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ होमवर्क करके भेजिए। सबसे बड़ी समस्या आपकी क्या आती है कि आप रेगुलरली सही समय पर वीडियो नहीं देख रहे हैं। सही समय मैं क्या बताता हूँ कि दिन का एक टाइमिंग फिक्स होता है कि हमको इसी समय पे वीडियो देखना है और होमवर्क करके भेज देना है। बहुत लोग दिन के अलग-अलग समय पे वीडियो देखते हैं, जबकि मैं लाइव करता हूँ 8 एएम यानी सुबह के 8 बजे। कोशिश करिए कि सुबह के 8 बजे ही वीडियो देख लें, ताकि क्या होता है दिन स्ट्रक्चर हो जाता है। आप जब एक काम को स्ट्रक्चर वे में एक काम को नियत समय पर करना शुरू कर देते हैं, तो धीरे-धीरे आपके दिन की जो और सारे काम है ना, वो भी धीरे-धीरे अपने जगह पर फिट होना शुरू कर देते हैं। चूँकि आप विद्यार्थी हैं, तो आपके जीवन में अस्त-व्यस्त होना मतलब आपके दिन का अस्त-व्यस्त होना अपने आप में आपकी पढ़ाई के जो प्रोडक्टिविटी है, जो आप पढ़ाई से कुछ करना चाहते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। इसीलिए आप अपने दिन को सुव्यवस्थित करें, स्ट्रक्चर करें। तो उसके लिए थोड़ा-सा इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब लाइव हो रहा है तभी पढ़ें। हालाँकि हो सकता है कितने लोगों को सुबह के 8 बजे, है ना, थोड़ी-सी समस्या हो रही हो। तो अगले जो संडे आ रहा है, उस संडे पर 5 तारीख को हम लोग 5 तारीख है क्या संडे को? नहीं यार, 5 तारीख को नहीं होना चाहिए। हमें लगता है 28 तारीख है, 28 28 तारीख को, ठीक है? तो 28 तारीख को हम लोग जो ग्रुप कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें हम लोग इस पॉइंट पर भी डिस्कस करेंगे कि क्या 8 बजे के समय को बदल के कभी भी रख दिया जाए? तो जिस समय पे रखा जाएगा, आप कोशिश करिए उसी समय पर देखने के लिए। मैं एक और बात बताता हूँ कि हम लोग कैसी अंग्रेजी सीख रहे हैं। देखिए, इंग्लिश जो है ना, हम लोग इस ढंग से डिफाइन किए हुए हैं कि 3 पॉइंट पे सटीक बैठे। पहला पॉइंट है कि ये साइंटिफिक होनी चाहिए, ठीक है? मतलब कि ये कैसी होनी चाहिए? साइंटिफिक होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा कि इसके पढ़ने के लिए हमें प्रायर नॉलेज की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए और तीसरा हमने पॉइंट रखा है कि वन टाइम पढ़ना है। अब मैं एक बार के लिए मैं इनको समझा देता हूँ। साइंटिफिक का मतलब क्या है कि अंग्रेज़ी हमें रट के नहीं सीखना है। अंग्रेज़ी काम कैसे करती है, एग्ज़ाम्पल के लिए कार का इंजन कैसे काम कर रहा है, पार्ट बाय पार्ट हम सीखेंगे कि कैसे जुड़ता है, कैसे काम होता है। जैसा कि आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ देखा, उसके पीछे वर्ड के साथ देखा, तो एक चीज़ दूसरे चीज़ से कैसे कनेक्टेड है, कैसे काम कर रहा है, इसके पीछे के साइंस को हम सीखने वाले हैं। तो हमारी इंग्लिश इतनी शानदार है कि हम लोग ऐसे सीखने वाले हैं। फिर हम इस जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने के लिए कोई प्रायर नॉलेज यानी पीछे की किसी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। आप अंग्रेजी में लिखे हुए चीज़ों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में लिखना आ जाता है बस, ज़रूरी है। बस उससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपको अंग्रेजी सीखने के लिए। बस उतना है, हम आपको अंग्रेजी सिखा ले जाएँगे। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं, उसमें आपको मुझसे केवल एक बार अंग्रेजी ग्रामर पढ़नी है, मात्र एक बार। उसके बाद ज़िंदगी भर आपको कभी भी ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इस अच्छे तरीके से ग्रामर को सीख जाएँगे। यही नहीं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो अलग से फिर पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आप एक बार पढ़िए, आप दुनिया का किसी भी एग्ज़ाम के लिए कुछ भी करने के लिए आपको दोबारा ग्रामर पढ़ने सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी अंग्रेजी एक बार में ही खत्म हो जाएगी। ठीक है? इतनी शानदार क्लासेज़ है हमारी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आपको मौका मिला है अच्छे तरीके से अंग्रेजी सीखने के लिए तो गँवाइए मत, ठीक है? और होमवर्क को रेगुलर समय पर भेजिए। रेगुलर समय पर तब भेज पाएँगे जब आप रेगुलर समय पे क्लास कर पाएँगे और रेगुलर क्लास करने की आपकी आदत तो है नहीं। ठीक है? तो संडे को हम इस बात पर भी डिस्कस कर लेंगे कि क्या टाइमिंग को चेंज किया जा सके। ठीक है? अब चलते हैं वापस हम अपने मैजिकल स्ट्रक्चर पर। लेट्स से मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, सिंपल सा सेंटेंस लेता हूँ। मैं एक लड़का हूँ, सॉरी मैं एक विद्यार्थी हूँ, ये लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा है। मैं एक विद्यार्थी हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इस एक सेंटेंस से 10 अलग-अलग सेंटेंस लिखूँगा, ठीक है? अब इन 10 अलग-अलग सेंटेंस जो लिखूँगा, आपको भी जो मैं होमवर्क दूँगा, वो एक सिंगल सेंटेंस के फॉर्म में होमवर्क दूँगा। अब आपको करना क्या होगा कि एक सिंगल सेंटेंस से 10 अलग-अलग सेंटेंस बनाने होंगे और उनका मतलब उनका ट्रांसलेशन करके एज़ ए होमवर्क आपको ग्रुप में भेजना होगा, ठीक है? तो पहले मैं क्या करता हूँ कि ये एक सेंटेंस है, उसका 10 सेंटेंस आपको बना के दिखाता हूँ।
फिर वही समस्या, बार बार वही समस्या आ रही है मेरे पास, एक चीज सही नहीं। ठीक है, मैं पहले क्या करता हूँ कि इनका 10 सेंटेंस लिख के आपको दिखा देता हूँ। जैसे पहला सेंटेंस मैं लिखता हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। ठीक है, दूसरा मैं लिखता हूँ, मैं इसको निगेटिव बना देता हूँ, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ। ठीक है, तीसरा सेंटेंस मैं लिखता हूँ, क्या मैं इसको अब इंटरोगेटिव यस नो क्वेश्चन बना दिया। मैंने बताया ना कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें लगभग सभी तरह के सेंटेंस शामिल होंगे। देखिए, ये देखने में सिंपल लगेगा, लेकिन ये इतना इम्पैक्टफुल है ना, इतना प्रभाव डालता है आपकी अंग्रेजी के लर्निंग को। क्योंकि देखिए, अंग्रेजी जब आप सीख रहे हैं ना, तो आपकी निगाह, आपको देखने का नज़रिया बदलना चाहिए कि आप अंग्रेजी को देख कैसे रहे हैं। कई बार मुझे वो अब्दुल सलाम चाउस की बात याद आती है कि क्या होता है कि अगर आप जीरो पे खड़े हो ना, तो आपको ऊपर चढ़ना आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप ऊपर चढ़ने के क्रम में रास्ता भटक गए हो, तो फिर आपको ऊपर शिखर तक ले जाना बड़ा मुश्किल होता है। और कहीं न कहीं हमारे यहाँ विद्यार्थी के साथ यही है। इंग्लिश को इस ढंग से पढ़ाया गया है ना, कि उनको देखने का नज़रिया, वो अंधे हो चुके हैं। वो अंग्रेजी को ढंग से देख नहीं पाते हैं। तो फिर उनको धीरे-धीरे समझाना, धीरे-धीरे रास्ते पर लाना थोड़ा-सा वक़्त ज़रूर लगता है। तो जिस पेशेंस से आप पढ़ रहे हैं, मैं उसकी बहुत सराहना करता हूँ कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप इंग्लिश सीखने के लिए राज़ी हैं और इतना शानदार तरीके से सीख रहे हैं। मतलब आई एम रियली थैंकफुल टू यू। बहुत शानदार, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। अब मैं इसको इंटरोगेटिव बना देता हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ। ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस इंटेरोगेटिव को निगेटिव बना देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव निगेटिव। मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ। ठीक है, पांचवा, मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ। छठा हम ये बना लेते हैं, मैं कैसे एक विद्यार्थी हूँ, कैसे एक विद्यार्थी हूँ। सातवां हम ये बना लेते हैं, मैं क्यों एक विद्यार्थी हूँ। आठवां हम ये बना लेते हैं, मैं कहाँ एक विद्यार्थी हूँ। नौवां हम ये बना लेते हैं, मैं कौन हूँ। ठीक है, 10वां हम ये बना लेते हैं, मैं किसका दोस्त हूँ। अब मैं इनको ट्रांसलेट करके दोस्त हूँ। ठीक है, मैं अब इनको एक एक करके ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ। पहला है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो मैं लिखूंगा आई एम ए स्टूडेंट। ठीक है, फिर कह रहा है मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ। अब आपको नॉट ऐड करना है इस सेंटेंस में। मैंने बताया है कि टू बी, वर्ब टू बी के किसी भी फॉर्म का अगर वो मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा हो, तो अब उसके लिए तो हेल्पिंग वर्ब एक्स्ट्रा लगाया नहीं जा सकता, सिंपल सी बात है। तो हम जस्ट उसके बाद नॉट का प्रयोग कर लेंगे। तो आई एम नॉट ए स्टूडेंट। अच्छा, आपके लिए एक होमवर्क है, सॉरी होमवर्क मत समझिए, आपके लिए कमेंट में आप इसका आंसर लिखिए। तो आई एम डैश स्टूडेंट। ठीक है, आपको यहाँ नो भरना है कि नॉट भरना है। अगर आप इनमें से कुछ भी भर रहे हैं, तो उसके पीछे का क्या रीज़न है, यानी कि क्या लॉजिक है, आप ये भी मुझे कमेंट में बताएंगे कि आप नो भर रहे हैं तो क्या लॉजिक है, नॉट भर रहे हैं तो क्या लॉजिक है। ठीक है,
फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है क्या, क्या जैसे पहले आ गया, यानी कि यस नो क्वेश्चन है, तो यस नो क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, इसको बाहर निकाल देते हैं। तो हमने लिखा एम आई ए स्टूडेंट। चलिए, क्वेश्चन मार्क। अब हम क्या कर रहे हैं, निगेटिव जोड़ रहे हैं। तो हमने कहा कि हो मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर सब्जेक्ट आ जाए तो हम सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। तो हो जाएगा एम आई नॉट ए स्टूडेंट। फिर कह रहा है कि मैं क्या हूं, तो व्हाट आ जाएगा, व्हाट एम आई। मैं कैसे का स्टूडेंट हूं, तो कह रहा है कैसे का क्या हो जाएगा, अरे यार, हाउ, हाउ एम आई ए स्टूडेंट। ठीक है। फिर मैं क्यों हूं, तो वाई एम आई ए स्टूडेंट। क्लियर। फिर ये कह रहा है कहाँ, तो हो जाएगा वेयर एम आई ए स्टूडेंट। फिर हो जाएगा मैं कौन हूं, तो हो जाएगा हु एम आई। ठीक है। लास्ट वन, हुज, हुज फ्रेंड एम आई। अब मैं इसको लास्ट वाले को समझाता हूं, यहाँ यहाँ जगह नहीं है, मैं समझाता हूं। देखिए जो हुज है ना, एक्चुअल में ये एक एडजेक्टिव है। इसके बाद हमेशा आपको कोई ना कोई नाउन लिखना ही पड़ेगा, बिना नाउन लिखे आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं कि जैसे हुज है, तो हुज के साथ हमने फ्रेंड लिखा। अगर हुज है तो हुज के साथ हम सन भी लिख सकते हैं, किसका बेटा। फिर हम लिखेंगे हुज बुक, किसकी किताब। फिर हम लिख सकते हैं हुज पेन, यानी कि किसकी कलम। समझ गए, मुझे लगता है इतनी बात समझ गए। मैं ये बोलता हूं कि यह किसकी किताब है, किताब है, तो मैंने लिखा हुज बुक, हुज बुक। ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, तो इज। ठीक है ना, और यह का लिख देंगे दिस। समझ में आई बात। ये पूरा का पूरा चीज WH वर्ड की तरह काम करेगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी, क्योंकि हुज हमारा एडजेक्टिव है तो उसके साथ हमें नाउन अटैच करना ही पड़ेगा। तो ये रही बात, ये रहे हमारे 10 सेंटेंस को कैसे हम बनाएंगे और कैसे उनका ट्रांसलेट करेंगे। देखिए इसमें लगभग सारी चीजें मौजूद है ना। अब मैं क्या करता हूँ, आपको डे वाइज होमवर्क दे देता हूँ। जैसे आपको 25, यानी आज के लिए 26, 26, 27 और 28, फिर यहाँ पर दे देता हूँ 29, 30, 1, 2, और इसी में मैं 3, 4 भी ऐड कर देता हूँ। चलिए, 25 के लिए हमारा होमवर्क है, चूंकि आज आपको होमवर्क करके बताना है, वह भारत का राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है। तो मैं इसका ट्रांसलेशन भी बना देता हूं, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप इससे 10 बनाएंगे और उसका ट्रांसलेशन बना के भेजेंगे। 26 तारीख को आपका होमवर्क जो है वो है, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। ठीक है। बोथ ऑफ अस, इसका मतलब होता है हम दोनों, आर गुड फ्रेंड्स। बोथ मतलब होता है दोनों, गुड फ्रेंड्स। फिर अगला है, तुम सब 27 के लिए अच्छे खिलाड़ी यार, आज तो 26 है ना, 26,
27, 28 को चूंकि संडे है तो इसे 29 मान लेते हैं। ठीक है, तुम सब अच्छे खिलाड़ी थे। तो तुम सब की बात आ रही है तो हम ये कह सकते हैं ऑल ऑफ यू। ये हो गया तुम सब। अब वर्ड लगेगा यहाँ पे गुड प्लेयर्स, गुड प्लेयर्स। ठीक है, अब चूंकि 29 हमने इधर बना लिया, कहाँ गया अब, क्या समस्या है भैया, ये कुछ तो कर क्यों नहीं रहा। ये क्या हो रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, इसको मैं मिटा ही दो थोड़ा सा। चलिए ठीक है, आज चूंकि 26 है तो 26 के लिए है, 27 के लिए मैं ये लिख देता हूँ, हम दोनों अच्छे दोस्त थे। तो हो जाएगा बोथ ऑफ अस, माने हम दोनों। अब थे का हो जाएगा वर्ड गुड फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स। इसे भी 10 बनाना है। 28 को चूंकि संडे हो जाएगा तो हम लोग का कॉन्फ्रेंस है तो 29 ले लेते हैं, 28 को संडे। 29 के लिए हम ले लेते हैं वे लोग हमारे देश के नेता हैं, हमारे देश के नेता हैं। दे आर द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री। अब हम करते हैं 29 तो हमने, क्या चल रहा है यार, ठीक है 29 के लिए तो मैंने आपको बता दिया। अब हम करते हैं 30 के लिए। ठीक है, थोड़ा सा सिस्टम में प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को पीछे लेके जहाँ मैं लिख रहा हूँ वहाँ का स्क्रीनशॉट ले लेंगे या वहाँ पॉज करके आप लिख लेंगे, है ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे आज के लिए। राम और श्याम वकील होंगे। अब क्या होगा इसका, राम एंड श्याम विल बी लॉयर्स। ठीक है, ये 30 तारीख के लिए है। अब 1 जुलाई के लिए हम यहाँ लिख देते हैं। ये काम करते हैं, काम को यहीं तक रखते हैं, आप 30 तक ही रखिए। बाकी 30 के बाद ग्रुप में आपको इंटीमेट किया जाएगा। इसके अलावा ग्रुप में आपको डेली होमवर्क हम दे देंगे 1 सेंटेंस। इसके अलावा एक और बात ध्यान में रखिए कि आज चूंकि हम रूट वर्ड नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि सिस्टम बढ़िया से काम नहीं कर रहा है, मुझे सिस्टम को रीसेट करना होगा और मेरे पास अभी समय बिल्कुल नहीं है। तो रूट वर्ड की एक लिस्ट मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा आज। ठीक है, तो क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक यू।